हाँ तो बच्चों, आज हम लोग तैयारी करेंगे। ये निदानात्मक जो कक्षाओं के लिए जो मॉड्यूल आया है इस वर्ष का, जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है, और सत्र 2024-25 के लिए ये है, कक्षा 10वीं के लिए, जो ऐसे बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको यदि अच्छे बच्चे भी पढ़ते हैं, जो बच्चे बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है ये, और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये पुस्तक आपके सामने है। अब हम लोग इसी पुस्तक की इकाई 4 को हल करेंगे, और इसमें जो इकाई 4 है भाषा बोध, उसको देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग इकाई 4 को। इसकी चौथी इकाई है ये, और इसमें हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है, और इसी के अनुसार अपने को तैयारी करनी है। उसके अलावा तो फिर मैं जब व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, व्याकरण की जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उसमें भी आपको बहुत सारी विषय वस्तु समझा दूंगा। तो यहाँ पर इसमें भाषा बोध में संधि एवं समास है, फिर भेद है और उदाहरण है। इनके संधि के और समास के भेद और उदाहरण, वाच्य क्रिया में भेद, क्रिया विशेषण, क्रिया के भेद है, क्रिया विशेषण है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द एवं शब्द गुण का सामान्य परिचय। तो चलते हम लोग इसके जो प्रश्न इसमें दिए हैं और देखते हैं इन सभी प्रश्न उत्तर को अच्छे से। तो बच्चों, हम इकाई 4 को देख रहे हैं, और भाषा बोध इसका नाम है। इसमें सबसे पहले संधि है। तो संधि का अर्थ है मेल या जोड़, जैसे निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार और परिवर्तन होता है उसे संधि, वो संधि कहलाता है। निकटवर्ती वर्ण जो है या निकटवर्ती ध्वनियों का जो मेल होता है और उससे जो विकार या परिवर्तन होता है, संधि कहलाता है। तो संधि की परिभाषा है, आप लोग भी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद संधि भी किए कर रखी है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद इसने यहाँ शिव धन आलय बराबर शिवालय, इस तरह से रमा धन ईश रमेश, इस तरह संधि की हुई है, और इसी की तैयारी हम लोग करेंगे। और पहले इसके जो प्रश्न उत्तर इसमें महत्वपूर्ण दिए हैं उनको देखेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा है, निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि यहाँ पर दी गई है। और आगे चलते हम अगले प्रश्न पर। फिर यहाँ स्वर संधि के भेद हैं, ये 5 भेद है स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, और फिर इसके बाद है यण संधि और अयादि संधि। तो है ना, और इसके बाद है ये जो दीर्घ है, गुण है, और यण है, और अयादि संधि है। और एक और है जो इसमें शायद वो नाम नहीं लिख पाए होंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि भी है एक, है ना। एक है वृद्धि संधि, जो शायद वो भूल गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, वृद्धि संधि है। और 5 है ये, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 संधियों के नाम है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये सबके उदाहरण भी है ना। इनको मैं चाहता हूं कि व्याकरण के समय और विस्तार से आपको समझा दूंगा। और इसके बाद फिर ये व्यंजन संधि है नीचे, फिर इसके बाद ये विसर्ग संधि है। इनको व्याकरण में और अच्छे से समझेंगे। अभी चाहें तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद ये समास है, ये है ना, जब भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर किसी नए अर्थ को बनाते हैं तो समास कहलाते हैं, है ना। समास में कभी कभी प्रथम पद गौण होता है, तृतीय पद प्रधान होता है। तो सब तरह के समास है यहाँ। ये 6 प्रकार के समास के प्रकार दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, बहुत सारे समास है यहाँ पर। और फिर इसके बाद ये समास के यहाँ पर इन्हें भेद भी दिए हैं, है ना। पूरी इसमें पुस्तिका जो इसमें भेद दिए गए हैं। और ये ना, ये उदाहरण है, जैसे अव्ययभाव समान का आजीवन, है ना। अव्ययभाव समास जो है आजीवन, जीवन भर, अप्रत्यक्ष, आंखों के पीछे, यथोचित, जितना उचित हो। तो ये मैं आपको जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। आप चाहें तो अभी फिलहाल इसको पढ़ के समझ सकते हैं। हमारा अभी फिलहाल जो है मूल उद्देश्य है इसके प्रश्न उत्तर को करना। तो हम लोग पहले वहां चलते हैं। ये ये यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, फिर वाच्य आ गए। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको यदि कोई
अच्छा बच्चा भी पढ़ता है, इंटेलिजेंट बच्चा भी पढ़ता है तो उसको बहुत अच्छी फायदा मिलेगा। जैसे वाच्य के प्रकार है, 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। राम रोटी खाता है, मोहन से रोटी, से रोटी खाई जाती है, कविता से गाना गया, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, है ना। तो इस तरह के जो ये वाच्य है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण आ गया, है ना? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाता। जैसे हिरण तेज भाग रहा है, तो भागना एक क्रिया है जिसके पीछे भी ना लगता है, दौड़ना, भागना, रोना, सोना। तो जब उसकी विशेषता बताई जाती है तो फिर उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना? इसके बाद यहाँ पर क्रिया विशेषण के भेद है। यहाँ पर कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, और इसके बाद है ना ये 3-4 इसके क्रिया विशेषण स्थानवाचक। इसके बाद फिर मुहावरे हैं ये। इन मुहावरों को अच्छे से याद करना अपने को। लोहा लेना, युद्ध करना, फिर ये मुहावरे भी है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी परीक्षा में आते हैं ना। फिर ये 2 मुहावरे दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि आपसे ये इनको वाक्य में प्रयोग करना है, इनका अर्थ बताते हुए। तो लोहा लेना यानी युद्ध करना, अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इस तरह से ये जो है ना। रोवां रोवां फड़कना, अत्यंत आनंदित होना, है ना। इसके बाद है फिर छक्के छुड़ाना, हरा देना या जमकर मुकाबला करना। इस तरह से ये मुहावरे हैं। आपको ये तैयार करने हैं, स्वयं को करने हैं ये तैयार, आप इन्हें पढ़ेंगे ये धीरे धीरे। मैंने आप चाहते तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। और इसके बाद फिर ये आगे देखते हैं हम लोग, और ये प्रश्न है ये, है ना? इसके बाद देखते हैं, और तो हम लोग अब देख रहे हैं ये आगे मुहावरे हैं। यहाँ पर 28 मुहावरे इन्हें दिए हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। आवश्यक नहीं कि यही परीक्षा में पूछे जाएं, लेकिन इनसे अपने को अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद फिर आ गया अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे है ना है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर कहलाता है। वह व्यक्ति जो बिना पढ़ा लिखा है अनपढ़ कहलाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है नास्तिक कहलाता है। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जाए पारदर्शी कहलाती है। इस तरह से ये भी आपको तैयार करने हैं। जिसके समान दूसरा अन्य नहीं है, अद्वितीय। जो उपकार नहीं मानता, कृतज्ञ, इस तरह से ये है। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये तपस्या करने वाला तपस्वी, इस तरह से ये आपको ही तैयार करने हैं और इनको याद करना है। ये बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसका वाक्य आ गए। वाक्य जो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और ये अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में तो केवल अर्थ के आधार पर है। तो ये 8 प्रकार के वाक्य दिए हैं यहाँ पर। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं वाक्य कर जी मैं चाहता हूं कि कल तुम्हारे साथ ही घर चलूं। संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक, इस तरह से ये इस तरह से वाक्य हैं। इसके बाद फिर शब्द शक्ति है ये, है ना। शब्द शक्ति की परिभाषा दी हुई है यहाँ पर, है ना। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। और ये 3 तरह की शब्द शक्ति है। अविधा, यहाँ अविधा लिखा है लेकिन ये गलत है, मैं आपको इसको सुधार देता हूँ। ये अविधा नहीं है ना, ये यहाँ पर है अभिधा, पहले नंबर की है अभिधा। शब्द शक्ति होती है ना, अविधा नहीं होती है, अभिधा होती है। फिर लक्षणा और व्यंजना, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है लक्षणा और व्यंजना। तो आप इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद जब व्याकरण में आपको व्याकरण के जो पाठ्यक्रम हम शुरू करेंगे व्याकरण को पढ़ेंगे, तो आपको मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा प्रयास आपको याद रह जाए, इसको अच्छे से तैयारी हो जाए आपकी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ पर। और व्यंजना शब्द शक्ति में जैसे लो सूरज डूब गया, तुम लोग वो हो, रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सोन, पानी गए नोबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना के भी 2 भाग होते हैं, है ना, लक्षणा व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो ये आगे हम लोग शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, तो इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद फिर शब्द गुण जो 3 होते हैं ना, शब्द गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण,
ठीक है। और ये सभी गुण जैसे ये उदाहरण जहाँ मतलब माधुर्य होता है, जैसे हमारे हृदय में चित्त द्रवित हो जाता है, मधुरता आ जाती है। श्रृंगार, करुण, वात्सल्य, शांत रस में माधुर्य गुण होता है ना। इसके बाद फिर ओज गुण, ओज गुण का होता है जब वीर रस की कविताएं हैं, वहाँ ओज गुण होता है ना। जिस गुण में पाठक से हृदय का चित्त मन दीप्त हो उठता है। ओज गुण में क्या होता है कि हमारा जो हृदय में वीरता के भाव आ जाते हैं, है ना। बूंदे लहर बोलों के मुंह, हमने कोने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले ने, मैं सत्य कहता हूँ कि सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस तरह से ये वीर रस की कविताएं जो ओज गुण में आती है। फिर प्रसाद गुण, प्रसाद गुण का अर्थ ये है, प्रसाद गुण में होता है कि हम कोई भी ऐसी रचना है उसको पढ़ते और सुनते हैं तो उसका जो अर्थ है आसानी से समझ में आ जाता है, उसमें अपने को कोई कठिनाई नहीं होती और आसानी से उसका अर्थ समझ में आ जाए, वो प्रसाद गुण होता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तेसी, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे। इस तरह से हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इस तरह से ये। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर और देखते हैं कि एक विषय वस्तु को। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। आप लगाते चलें जल्दी जल्दी। इसके बाद फिर संधि के भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं संधि के। तो तीनों भेद ये तीन है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। फिर जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, है ना। और इसके बाद जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद। अरे वाच्य के भेद हैं, कितने वाच्य होते हैं? कृतवाच्य, है ना, भाववाच्य, है ना, और कर्मवाच्य। इस तरह तीन भेद होते हैं, तीन है ये। वे शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। सुनार गहने बनाता है, सुनार गहने, इसमें सुनार गहने बना रहा है तो कृतवाच्य होगा, है ना। तो है ना, इसमें ऐसा होता है गहने सुनार के द्वारा बनाए जाते हैं तो फिर कर्मवाच्य होता है ना। इसमें कर्ता, ये कर्ता है और ये कर्म है। यदि कर्म आगे हो और कर्ता पीछे हो तो कर्मवाच्य, और यदि कर्ता आगे है तो कर्तृवाच्य होता है ना। हम जैसे अंग्रेजी में एक्टिव पढ़ते हैं ना, वैसे ही है ये। किसी कार्य का करने या होने का बोध, जब किसी कार्य को करते हैं, करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना है, क्रोध करना, है ना। यहाँ देखो, इसके बाद फिर आगे आग बबूला होने के बाद फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपने को पता है 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार है ना। इसके बाद फिर निम्न में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो रस जो है शब्द शक्ति का भेद नहीं, क्योंकि अभिधा है ना, अमीधा नहीं है, अभिधा ही है ना। अभिधा व्यंजन और लक्षण, ठीक है। इसके बाद फिर जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो नाम से पता चले क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसके बाद ये 14 प्रश्न पर आ चुके हैं हम लोग। 14वें पे एक से अधिक अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक से अधिक अर्थ जिनमें होते हैं वो अनेकार्थी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना, है ना। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना, सही न्याय करना, ठीक है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति को करेंगे। तो देखते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति पर चल रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य क्रिया। कर्म के हिसाब से बदलता कर्म, है ना, वाच्य क्रिया, ठीक है। कर्म वाच्य क्रिया। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक किसका ध्यान रखना पड़ता है? तो सबसे ज्यादा जो वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है।
इसके बाद फिर अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं, है ना, 8। विद्यालय में संधि है, तो स्वर संधि विद्याधन आलय, इसका हुआ ना, विद्या धन आलय, विद्यालय हो जाए, स्वर संधि है ना। स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद फिर, है ना, तो चाहे तो अपन ये स्वर है और यदि दीर्घ लिखता तो फिर दीर्घ स्वर संधि। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य, विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, तो वो मुहावरे होते हैं, ठीक है ना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ये उड़ती चिड़िया पहचानना, ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है, एक मुहावरे है, तो ये भी मुहावरा है, ठीक है। इस बार जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक होती है ना। तो इसने खुद नहीं भर दिया यहाँ पर, रिक्त स्थान इसने भर दिया यहाँ पर, ये यहाँ खाली स्थान देना था, तो ये इसका उत्तर है सकर्मक, इसने खुद नहीं लिख दिया, तो आप लोग इसको समझ जाएं कि इसमें सकर्मक ही होगा। समास के भेद कितने होते हैं, हम सभी जानते हैं 6 भेद होते हैं समास के, है ना। चौराहा, चौराहा में 4 राहों का समूह, है ना, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, हम सभी जानते हैं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद फिर सत्य और असत्य है, तो क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो बिल्कुल सत्य है सारी, है ना, सत्य है, ठीक है। इसके बाद कर्मवाच्य, भाव प्रधान होता है, कर्मवाच्य जो है वो भाव प्रधान होता है, कर्मवाच्य जो है वो भाव प्रधान होता है, तो देखते हैं इसको, कर्मवाच्य भाव प्रधान होता है, तो ये असत्य है, कर्मवाच्य भाव प्रधान नहीं होता, यह असत्य है। इसके बाद फिर कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अकर्मक रहे कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्मवाच्य में तो क्रिया सकर्मक रहेगी जब भी वो कर्मवाच्य होगा, है ना, तो ये भी असत्य है। इसके बाद फिर लोकधन उक्ति से मिलकर के लोकोक्ति बना है, तो सही है, ये सत्य है, ठीक है। और इसके बाद उससे खाया नहीं जाता, है ना, ये भाववाच्य है ना, तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद फिर अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में पढ़ना, बिल्कुल सत्य है, अग्नि परीक्षा देना कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। इसके बाद फिर मुहावरों और लोकोक्तियों, मुहावरों लोकोक्तियों लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुहावरों लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण होता है, सत्य है ना, यहाँ सत्य आ जाएगा। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, न होती तो, क्या विधानवाचक है, ये नहीं है, ये संकेतवाचक वाक्य है, तो यहां पर असत्य लिखेंगे इसको, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां एक ही है क्या, नहीं है, ये असत्य, दोनों अलग अलग है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है क्या, बिल्कुल कृतज्ञ कहलाता है, सत्य। और जो नहीं मानता वो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। आगे ये जोड़ियां मैंने इसमें मिलाई है ना, जोड़ी बनाए, इसमें जिस शब्द में समास के दोनों प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास। मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये ऐसा कर रखा है, इसमें इस तरह से मिलाया हुआ है, लेकिन परीक्षा में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये इधर का जो प्रश्न है ऐसे ही लिखना है, इसके बाद फिर ये द्वंद्व है तो द्वंद्व इसके सामने लिखना है, फिर रसोई घर में समास है तत्पुरुष, तो फिर आपको तत्पुरुष के सामने रखना है। इस तरह से परीक्षा में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, इस बात को अच्छे से ध्यान रख लें। तो कभी भी जोड़ी को, मैंने तो आपको समझाने के लिए बनाई है ये, लेकिन इस तरह का प्रश्न का उत्तर आप कभी न लिखें, अर्थात हो सकता है आपके अंक जो है वो काट लिए जाएं, तो आप लोग सीधे सामने सामने इनके उत्तर लिखेंगे। त्रिभुवन में समास है द्विगु, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास है। एकमात्र सहारा के लिए है अंधे की लाठी, और दांत खट्टे करना है ना परास्त करना, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इनके सारे उत्तर जो है सामने सामने लिखने हैं। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों, वाक्य कहलाता है ना। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक समूह समास कहलाता है। लोकोक्ति को कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। क्या राम चला गया, ये प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग रहा है, आप देखोगे ध्यान से तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक है। फिर जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं, ये आपको सामने समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं वाक्य क्या है,
वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह, है ना। दो या दो से अधिक जो शब्द है उनका सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये बिल्कुल आप अच्छे से तैयार कर ले, बिल्कुल अच्छी परिभाषा है। कहीं से भी ऐसी ऐसी परिभाषा नहीं कि आपको कंफ्यूज करे, तो आप अच्छे से याद कर लें इसको। तो दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य कहलाता है। फिर लोकोक्ति, जो ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती है और जबान पर चढ़ जाती है उसे लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है। बिजली गुल हो गई, यह वाक्य वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्म वाच्य, क्योंकि यहाँ पर बिजली जो कर्म है उसको आगे लिया गया है। बिजली गुल हो गई, तो कर्म वाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करा साहब इसने तो बहुत कठोर परिश्रम करना। ठीक है। वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है? मैंने आपको भी इस वीडियो के प्रारंभ में समझाया था, ओज गुण। विरोध करने का लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना मतलब सिर उठाना, है ना, मुकाबला करना, सिर उठाना, विरोध करना, है ना, सिर उठाना। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहते हैं? तो शब्द की प्रथम शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा शक्ति। इसके बाद है जिसका कोई शत्रु न हो, उस मुहावरे का क्या अर्थ है? अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। प्रश्न नंबर 9 है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। 10वां है, मीठी वाणी बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मीठी वाणी बोलने को मृदुभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदुभाषी। इसका अर्थ टेढ़ी खीर, मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन कार्य। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य, है ना। इसके बाद है फिर 12वां है, इतिश्री होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? समाप्त होना। इतिश्री होने का मतलब है समाप्त होना। फिर 13वां है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में तो अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। फिर इसके बाद है 14 में, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि बनेगी? दो स्वर यदि मिल जाएंगे आपस में तो कौन सी संधि बनेगी? तो दो स्वर मिलने पर स्वर संधि बनती है। ठीक है। इसका तो 15वां प्रश्न है, जिसके आने की तिथि न हो, पता ही नहीं चले उसके आने की तिथि कब है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतिथि। अतिथि मेहमान जिसे पर बोलते हैं, तो जिसके आने की तिथि का पता ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए अतिथि। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और न मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है। ये एक शब्द में इसका कृतज्ञ है। तो किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ है तरह तरह से लाभ हो रहा। तो पांचों उंगलियां घी में मतलब उस व्यक्ति को तरह तरह से लाभ हो रहा है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है घाट घाट का पानी पिया सर इसने तो देश विदेश का व्यापक अनुभव होना उस व्यक्ति को, है ना, हर स्थान का व्यापक अनुभव होना, जगह जगह का उसको अनुभव होना, उसे घाट घाट का पानी पीना कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होती है ना, एकता में शक्ति होती है। और प्रश्न नंबर 20वां है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, है ना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये प्रश्न है, इनको भी मैं हल करवा दूं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन संधि कहलाते हैं। फिर उनके भेद, समास को परिभाषित करती है, समास के भेद, वाच्य की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये सारे जो उत्तर हैं ये आपको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, जो अपनी अगली वीडियो बनेगी लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें, लगातार देखते रहें, और जो भी आपको ऐसी विषय वस्तु है जो आपको समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और चाहे आप मुझे, मेरा मोबाइल नंबर है 9587954117, इस पर आप मोबाइल पे फोन भी लगा सकते हैं। और लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।